अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक में हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस किया था किसके ऊपर, पीरियडिक टेबल के ऊपर। पीरियडिक टेबल में हमने पीरियड्स को फाइंड करने की ट्रिक सीखी थी, ग्रुप्स को फाइंड करने की ट्रिक सीखी थी और ब्लॉक्स को फाइंड करने की ट्रिक सीखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सीखी थी और वैसे भी हमने पूरी पीरियडिक टेबल आपको बनाकर दिखाई। तकरीबन 50 एलिमेंट थे जो आपको याद करने थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में दो ही टर्म है, दो ही बातें हैं। अगर उनको आप अच्छे से सीख लेते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन आपका बहुत ईजी होगा। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि वो दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो सबसे जो पहली बात है ना, वो है दो ही बातें। एक है डाउन द ग्रुप, एक है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था डाउन द ग्रुप। दो ही बातें अगर उनको हम अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, एक है डाउन द ग्रुप। दो ही बातें। पहली बात डाउन द ग्रुप आएंगे तो कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब सपोज करें डाउन द ग्रुप, ये मैंने एक रैंडम पीरियडिक टेबल अगर मैं बनाऊं तो ये जो आपकी पीरियडिक टेबल है कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये जो आपकी पीरियडिक टेबल मैंने एक रैंडम स्ट्रक्चर बना दिया इसमें समझाने के लिए कि डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो कौन से चीज़ों के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है, जो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप आने का क्या मतलब है, सब ये हमारे पीछे भी हमने डिस्कस करके आए। ये कौन सा है हमारा पी ब्लॉक है, ये होता है हमारा डी ब्लॉक, ये होता है हमारा एस ब्लॉक, और जो नीचे दो लाइंस होती है ना उनको हम कहते हैं कौन सा, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पीछे वाले जो लेक्चर थी ना उनकी कुछ बातें हैं। ठीक है, अब जो हमें डिस्कस करनी है बात ना, वो ये है जो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब एक सीक्वेंस में होती है, जैसे इधर सबसे पहले आता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटाशियम। ठीक है, इस तरह के एक सीक्वेंस आती है। अगर मैं इसको अगर एक और फॉर्म में अगर यही सेम चीज़ें मैं अगर मैं आपको बताऊं तो, एक मिनट। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ें अगर मैं आपको एक एलिमेंट के नाम लिखकर बताऊं, जैसे हमारा हो गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। ठीक है, अगर ये हमारे अगर जैसे देखें ना आप, एक ये कौन सा पीरियड है, सबसे पहले ए ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है ना आपका, फर्स्ट ग्रुप है। जैसे हमने टॉपिक कौन सा दिया, डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो कौन सी चीज़ पे फर्क आ रहा है, ये मैं पूछूंगा, आपने ही मुझे बताना है। सबसे पहले आपने साइज देखनी है, क्या लिथियम की साइज बड़ी है या सोडियम की साइज बड़ी है। जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसकी साइज बड़ी होगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो ये आपको समझ नहीं आने वाली बातें। ठीक है, फिर भी हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसका 19, इसका बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है। कहने का मतलब कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से हम इन बातों से पहला कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे हम क्या आ रहे हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं या सेम रह रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी ना, ये ऐसे समझिएगा, सेम ही बातें हैं। ठीक है, एक दूसरी बात, अगर आपने मुझे बताने, अब देखें ना, जैसे शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ने की वजह से एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसे समझे कि न्यूक्लियस
और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इफेक्ट को कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। अब देखें ना, जैसे शेल नंबर बढ़ रहे हैं तो शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? ये आपने परेशान नहीं होना कि शेल्डिंग इफेक्ट है क्या, इनके ऊपर भी हम आते हैं, ठीक है। शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो हमने 3 बातें लिखी है इधर, अब यही इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? सबसे पहले ये इंक्रीज होने की वजह से, ये जो सारी बातें जो हमने ऊपर डिस्कस करी है, इनके इंक्रीज होने की वजह से कुछ इफेक्ट भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ें कम भी होगी। अब ये आपने एक ऐसे समझे कि ट्रिक के तौर पर आपने याद रखनी है, जो भी एनर्जीज होती है ना डाउन द ग्रुप सारी डिक्रीज होती है। जैसे सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होगी? जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एक ऐसे समझे कि डिस्टेंस भी बढ़ेगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो स्ट्रेंथ है, ग्रिप है, वो भी क्या होगी? कम होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी एनर्जीज होती है ना डाउन द ग्रुप, वो सारी डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है? सारी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी एक एनर्जी होती है, ये भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एक और एनर्जी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डिक्रीज। यही सेम बात है। अब हम इनको एक ऐसे समझे कि डेफिनेशन भी इनकी सारे डिटेल से समझेंगे, लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा था, ठीक है। डाउन द ग्रुप आने की वजह से ये चीज़ें होती है। अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, जैसे मैं कोई पीरियड को इधर लिख देता हूँ, जैसे हो गया लिथियम Li, लिथियम 3, 4 नंबर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे भी आएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपने मुझे बताना है कि ये किस पीरियड्स के एलिमेंट है, ठीक है। ये किस पीरियड के एलिमेंट है, ये आपने मुझे बताना है। फिर भी अब किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब कोई भी एलिमेंट उठा लेना, पीरियड सबका सेम होगा, ठीक है। अब मैं सपोज करते मैं इनका अगर मुझे पीरियड फाइंड करना है कि लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये कि कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इनके ऊपर एक बहुत ही डिस्कशन की थी। फिर भी मैं एक ऐसे समझे कि बता देता हूँ, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं आपको बताता हूँ कि लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे लिथियम है, इसका आइटम नंबर 3 होता है, तो फर्स्ट में 1s2 2s1, ठीक है, 1s2 2s1। अब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, यही इसका पीरियड है, यही इसका पीरियड है। ये 1 क्या है? ये इसका ग्रुप है। और ये s क्या है? ये इसका ब्लॉक है, ठीक है। ये सारी बातें और कोई भी एलिमेंट होगा ना, सबका ये सेम आएगा, ठीक है। सारे किसके एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। को आप और भी फाइंड कर सकते हैं, इसका आइटम नंबर 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे किस पीरियड के एलिमेंट है? ये जो हमने सारी सीक्वेंस बनाई है, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। अब इधर हम जो डिस्कस करते हैं, ये जो सारी बातें हैं ना, बिल्कुल इनको अपोजिट करते हैं, तो अलोंग द पीरियड की बात करते हैं। ये एक पीरियड है ना भाई, ये एक पीरियड चल रहा है, एक सेम थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ऐसे जलते जाते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब इन सारी बातों को अगर मैं सम अप करूँ कि एक बात में, जैसे ये सारी बातें, इनका टॉपिक कौन सा था? डाउन द ग्रुप। अब इनका टॉपिक कौन सा है? अलोंग दी पीरियड्स। जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो कौन सी चीज़ों पे कौन सा इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले ये सारी क्या हैं? एनर्जीज हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सारी क्या हैं? एनर्जीज हैं, और ये सारे के इफेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है?
एनर्जी सारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी एनर्जी, एक आते हैं डेफिनेशन के ऊपर तसल्ली रखें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, वो भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इस वजह से मैंने ओवरऑल सारी बातों को कहा है कि एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इधर सारी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब एनर्जी इंक्रीज होने की वजह क्या है, साइज है। तो इधर सबसे पहले जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, अब नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। इधर लिखता हूँ नंबर ऑफ, जैसे हम अलोंग द पीरियड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, रिमेन सेम। अगर शेल नंबर अगर सेम रह रहे हैं तो हमने ये जो इफेक्ट है ना वो भी सेम ही रहता है, तो इसे हम कहते हैं SE। शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो भी क्या होता है, रिमेन सेम, ठीक है। ये सारी बातें हैं इस टॉपिक का बेस, ठीक है। आगे जस्ट हमने डेफिनेशन को देखना है और सारी जो भी बातें हैं ना वो आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है। तो इधर हमने कौन सी चीज़, दो चीज़ें इस टॉपिक का बेस थी, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 10 मिनट थे ना वो उन्हीं बातों के ऊपर थे, एक टॉपिक का बेस बनाने के लिए कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो कौन सी चीज़ होती है और अलोंग द पीरियड जाते हैं तो कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इधर अब हम चलते हैं अब टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है, या तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसका इफेक्ट तो आपको पता चल गया होगा कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और जो भी एनर्जीज होती है वो सारी डिक्रीज होती है। साइज़ की बढ़ने की वजह से एनर्जी सारी डिक्रीज होती है। कौन सी एनर्जी की बात हमने की थी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एनर्जीज हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो इधर हम एक ऐसे अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं एटॉमिक साइज के। अब डेफिनेशन के ऊपर भी अगर आपको समझाऊं तो सपोज करें कि ये दो एटम है, क्या है, दो एटम है, ठीक है, दो एटम है। अब ये इसका भी न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस, ठीक है। अब एटॉमिक साइज की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझनी है, ठीक है। एटॉमिक साइज की आप डेफिनेशन ये देखें, अब द डिस्टेंस, अब इसको डेफिनेशन, ये क्या है हमारा रेडियस है, डिस्टेंस बाय 2, इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा क्या हो गया, डायमीटर या डिस्टेंस बाय 2, क्योंकि हाफ की बात, डिस्टेंस का हाफ है ना, उनकी बात करते हैं। अब एटॉमिक साइज के अगर मैं इसी एक फिगर के ऊपर अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो कौन सी, जैसे सॉरी, ठीक है, तो डेफिनेशन कौन सी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, या इसको कहते हैं, या इस सेम डेफिनेशन को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन टू एटम, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर कान को इधर से पकड़े तो भी बात सेम है, अगर इधर से पकड़े तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके की है। अब इधर मैंने कौन सी बात लिखी कि डिस्टेंस, अब देखें ना कौन से डिस्टेंस की बात करते हैं, किन के बीच में डिस्टेंस, ये दो एटम है, एटम 1 एटम 2। अब इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना उससे हम कहते हैं एटॉमिक साइज कहते हैं, या सॉरी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब इनके अगर हमने इफेक्ट की बात करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो इधर डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है।
अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है कि कम होती है कि सेम रहती है? डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होती है? इनका आंसर क्या है? डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होती है? साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड्स अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज बढ़ती है कि कम होती है? अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, यही था हमारा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की हमने फर्स्ट डेफिनेशन सीखी, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरी बात हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन टू एटम। ठीक है, यही इसकी क्या है? एटॉमिक साइज की डेफिनेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं शेल्डिंग इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं शेल्डिंग इफेक्ट के ऊपर। इधर हम डिस्कस कर लेते हैं। शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शेल्डिंग इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी भी डेफिनेशन, और ये जो इफेक्ट हैं ये दोनों ये इसके ऊपर भी लागू होते हैं। ये जो एटॉमिक साइज के जो इफेक्ट हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होती है? शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है? बढ़ता है। ये कि इसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने सारी जो भी इस चैप्टर की बातें थी वो सारी मैंने एक दो बातों में ही सम अप कर दी थी। तो इस वजह से अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो एक बार आप फिर से सारी वीडियो देखें। ठीक है, समझ आ जाएगी। तो शेल्डिंग इफेक्ट क्या है? ऐसे समझिए कि रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कहने का क्या मतलब है? जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं ना, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है। अब शेल्डिंग इफेक्ट कब ज़्यादा होता है? जब डाउन द ग्रुप आते हैं। तो कहने का मतलब दोनों बातें क्या है? बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होती है बिकॉज, इसका रीज़न क्या है? या इसको इस तरीके एक तो पहली बात रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की रिडक्शन मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज कम होना। अब ये चीज़ कब होती है? इसका रीज़न क्या है? ठीक है, इसका रीज़न क्या है? और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता कब है? अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता तब है when the distance between nucleus and outermost shell increase। ठीक है, सबसे पहले एक इफेक्ट क्या है? शेल्डिंग इफेक्ट कब ज़्यादा होता है? जब न्यूक्लियर चार्ज कम होती है। जब न्यूक्लियर चार्ज कब कम होती है? जब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से कौन सी चीज़ बढ़ती है? शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ऐसे समझिए कि दो एटम है, सपोज कर मैं इधर एक एमसीक्यू करवा देता हूँ। चलें, अब ऐसा एमसीक्यू इन दोनों पर है। ठीक है, मुझे अपने बताना है। इससे पहले एक और बात, ताकि एमसीक्यू वो सोल्व करने से पहले आपको ये बात अगर पता चल जाएगी तो एमसीक्यू आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डाउन द ग्रुप, ये सब में हम डिस्कस करेंगे डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। ठीक है, जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है, और अलोंग द पीरियड जाते हैं तो कौन सा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि साइज बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से शेल्डिंग इफेक्ट है ना, वो भी क्या होता है? शेल्डिंग SE लिखता हूँ। ठीक है, अब समझ जाए, शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने की वजह से शेल्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है? अमूमन या तो हम डिक्रीज कहते हैं या तो ऐसे कहते हैं कि रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम।
तो इधर ऐसे समझे कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा ना, उसका शेल्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा इफेक्ट जिसका साइज जिस एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा उसका शेल्डिंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम किसी एलिमेंट, जैसे सपोज करते हैं मैं एक एमसीक्यू लेता हूँ इधर, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस और शेल्डिंग इफेक्ट। इस एमसीक्यू में आपने मुझे क्या बताना है, इस एमसीक्यू में मुझे आपने ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी साइज या जिसकी शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, या ऑल हैव सेम साइज। ठीक है, ये एमसीक्यू क्या है, एक मिनट आप वीडियो को पास करें और आप खुद सोचें कि एटॉमिक साइज, आपको खुद सोचें कि एटॉमिक साइज किस एलिमेंट का बड़ा होगा। ठीक है, किस साइज का बड़ा होगा, जिसका मैंने आपको कौन सी बात बताई है इधर, जिसका साइज जितना बड़ा होगा ना उसका शेल्डिंग इफेक्ट भी उतना बड़ा होगा, उसका एटॉमिक रेडियस भी उतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो एटॉमिक नंबर साइज किसकी बड़ी हुई, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम का 11 और पोटाशियम का 19। तो अभी आपने मुझे बताना है कि एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने आंसर सही मार्क किया होगा। किसका बड़ा होता है, पोटाशियम का। सी, क्यों, उसका रीज़न ये है कि इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होता है उसकी साइज उतनी बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपने सही मार्क किया है तो ऑन द वेरी बेस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, तो अभी हमने एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, शेल्डिंग इफेक्ट को। ठीक है, वो दोनों उनकी सेम प्रॉपर्टीज, इनकी वजह से हमने पहले उन दोनों को डिस्कस किया। अब हम आते हैं एनर्जीज के पोर्शन के ऊपर। ठीक है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल ऐसे समझे कि अपोजिट ही हैं। क्या है, बिल्कुल अपोजिट ही हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, एक होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम gaseous state is called, अब इसको IE से भी लिखते हैं, IE भी लिखते हैं, तो इधर का I। ठीक है, तो ये एक इस तरह के डेफिनेशन है कि किसकी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट। कोई भी हम एटम लेते हैं एलिमेंट पीरियड टेबल में, अगर वो क्या कर रहा है, गैसियस स्टेट में है और वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर रहा है, उस एनर्जीज को कहते हैं आयोनाइजेशन। मीन्स के एक ऐसी एनर्जी जो कोई भी एटम हो उसको आइंस में कन्वर्ट कर दे। ऐसी एनर्जी कोई भी एटम हो उसको आइंस में कन्वर्ट कर दे, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक एटम, एक एग्जांपल है आपकी बुक में हाइड्रोजन का। ठीक है, एक एग्जांपल है हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। तो इधर हमने कौन सी बात कही है, जो एटम हो, जो एलिमेंट हो, जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट हो, वो उसकी कंडीशन है कि वो गैसेस फॉर्म में हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ये एक ऐसे समझे कि न्यूट्रल फॉर्म में है। तो ये इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। ठीक है, इधर हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितनी डेल्टा H, इसका कितना होगा, डेल्टा H कहते हैं इंथाल्पी को।
हीट ऑफ इंथैल्पी या एनर्जी इंथैल्पी। आपकी बुक में जो लिखे हुए पिलर्स 13, 12, ठीक है। अब जो ये एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन, ये क्या है, एक एनर्जी है। इसको हम मेजर्ड किस में करते हैं, मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। एनर्जी को हम, एनर्जी का यूनिट भी ये होता है किलो जूल पर मोल, या एनर्जी बेसिकली जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। अब ये कितने +1, इसको कहते हैं किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, एटम क्या करे, गैसियस फॉर्म में हो और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे कि हम इधर अब डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, आप मुझे बताएं, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। और अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो अलोंग की पीरियड्स बात करते हैं तो वो एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अब आपने जस्ट ये देखना है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने की वजह से जो भी एनर्जीज होती है ना वो सारी डिक्रीज होती हैं। साइज इंक्रीज होने की वजह से, साइज इंक्रीज होने की वजह से जो भी एनर्जीज होती है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इधर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब अलोंग द पीरियड जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर इधर ही अगर मैं आपको एक और एमसीक्यू दे दूं तो, ठीक है, अगर इधर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, ऑप्शन नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। पहला एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू, ये एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, ये दूसरा एमसीक्यू है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। ये दो आपको मैंने अभी एमसीक्यूज दिए हैं, और एमसीक्यूज में मैंने ये बात आपसे ये पूछी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ठीक है। इधर हम बात करते हैं, जैसे हम इधर हमने डाउन द ग्रुप की बात कही है, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप, जैसे हम पीरियड से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपका जो एसएमजे के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये किसके मैंने लिखे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, वो लिखें। तो सबसे पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते रहते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे जो ऊपर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, कि सबसे नीचे होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखें ना, इसका आइटम नंबर 3 है, इसका कितना 11, तो साइज बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, साइज इस सीरीज में क्या बढ़ रही है, इस सीरीज में साइज बढ़ रही है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की होगी, लिथियम की होगी कि रुबिडियम की होगी। अब इन दोनों में से आप साइज को देखें, जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब इसका 11 एटॉमिक नंबर है, इसका 19 एटॉमिक नंबर है, इसका 19 से भी बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मीन्स के इस एमसीक्यूज में क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन इधर हम साइज को नहीं देखते। ये एक मैंने कौन सा पीरियड बनाया है, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप, जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं ना, ये कौन सा एलिमेंट है, पीरियड की बात करते हैं ना, ये जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है। इधर
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलोंग द पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो जितना आगे होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब इधर देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की। बिल्कुल सारी बातें, पर इनके बिल्कुल अपोजिट बातें किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सारी बातें से ये जो दोनों बातें हैं ना, ये जो एमसीक्यू वाली बातें, ये इधर भी सेम बातें हैं, तो इधर हम वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैंने आपको 1-2 एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें बेसिक हैं और आपको समझ आए। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, वरना ऐसे लेक्चर का टाइमिंग ख़त्म होता जाएगा लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर अगर आपने नहीं सुना ना तो वो आप सुने, वरना ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब एक और एनर्जी है जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी किसको कहते हैं, एक अट्रैक्शन। ठीक है, एक अट्रैक्शन, उसको कहते हैं हम एफिनिटी। एफिनिटी किसको कहते हैं, एक अट्रैक्शन। कोई भी एलिमेंट होगा उसको इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हम खुद रिमूव कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सेम बातें पर इनके अपोजिट। यही अगर आप सेम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है ना, अब ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है। ये बात आपके बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी, इधर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब इधर एनर्जी, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती बल्कि एनर्जी और रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, कब एनर्जी, अब इधर एनर्जी कब एनर्जी रिक्वायर होती है, जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब इधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इधर अट्रैक्शन होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एटम क्या करेगा, कोई भी एटम होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो एनर्जी क्या होगी, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जैसे ये है गैसियस स्टेट में भी होती है, ये किस में होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ये भी सेम गैसियस स्टेट में होती है, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट में दोनों की बातें बिल्कुल सेम। अगर ये सेम रिएक्शन हम इधर लिख देते हैं तो अब ये इधर हम इधर लिखेंगे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और इसको एक इलेक्ट्रॉन अब मिल भी रहा है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेम हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ जो एनर्जी होगी, अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो EA। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब इधर कितनी होगी, डेल्टा H, इधर कितना होगा, अब इधर पॉजिटिव डेल्टा H होता है। कब पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर रिमूव हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हमेशा क्या होती है, डेल्टा H कहते हैं। एंथैल्पी को जैसे इधर में लिख दिया तो इधर कितनी होगी, 30 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या होती है, हीट ऑफ एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड, एक आपके बुक में भी एक एग्जांपल है फ्लोरीन का। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फ्लोरीन, अब इसकी डेल्टा H कितनी होती है, 238 किलो जूल पर मोल, नेगेटिव में होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, पहली बात। ठीक है, एनर्जी इधर क्या होती है, नेगेटिव में होती है और इधर क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, इधर मैंने देखें
नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैंने यूनिट कौन से दिए हैं, किलो जूल पर मोल। इधर मैंने कौन सी बात लिखी है, मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, किलो जूल पर मोल में करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। बाकी ये जो बातें हैं ना सारी इधर भी सेम ही होती है, ठीक है। इधर भी सारी बातें सेम होती है, वो आधा कलाक लगाने से अच्छा है कि वही एक बार वर्बली समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ती है। और अलोंग द पीरियड में जाते हैं तो साइज, अलोंग द पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। अगर यही एमसीक्यू इसको अगर एक और अंदाज से अगर कहूँ को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगी, तो इधर भी ऑप्शन बिल्कुल सेम होंगे, लिथियम की इधर ज़्यादा होती है और इधर कार्बन की ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जो सबसे आसान है। अब उसके ऊपर आप दें, इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है। तो इधर हमने कौन सी चीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। एक और बात जो हमने इधर इसमें बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जे एंथैल्पी एनर्जी होती है ना, ये हमने इसको लिखा है एंथैल्पी एनर्जी, वो क्या होती है, इधर पॉजिटिव होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में, और इधर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ये जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अब पीरियडिक प्रॉपर्टीज है ना, वो ऐसे समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी केमिस्ट्री में आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो इधर हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, और क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन